उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। फ्रांसीसियों के वर्चस्व और आर्थिक शोषण के प्रति वियतनामियों के प्रतिरोध को समझने तथा उसका वर्णन करने में। इस बात को समझने व उसकी व्याख्या करने में कि कैसे फ्रांसीसियों ने वियतनामी लोगों की स्थानीय संस्कृति और परंपरा को तहस-नहस करने का सुनियोजित प्रयास किया। हनोई में प्लेग के प्रकोप के क्या कारण थे, इसे समझने व उसका वर्णन करने में। ईसाई धर्म के प्रचार में वियतनामियों के प्रतिरोध को समझने व उसकी व्याख्या करने में। वियतनामी राष्ट्रवादियों के वैचारिक मतभेदों को समझने और उसका वर्णन करने में। कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद के उत्कर्ष को जानने व उसका वर्णन करने में। वियतनाम के नए गणराज्य की पुनर्स्थापना को जानने और उसका वर्णन करने में। पेरिस शांति संधि के माध्यम से अमेरिकी वियतनामी संघर्ष तथा उसके अंत का वर्णन करने में। अलग अलग वियतनामी युद्धों में औरतों की भूमिका का वर्णन करने में। युद्ध में हो ची मिन्ह मार्ग के महत्वपूर्ण महत्व को समझने और उसकी व्याख्या करने में। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। चीन के साए से आजादी। इंडो चाइना क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के पूर्व और चीन के दक्षिण में स्थित है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। यहां 19वीं शताब्दी में फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापित किया गया था। यहां अलग अलग क्षेत्र के लोग शक्तिशाली चीनी वर्चस्व में रहा करते थे। वियतनाम को समुद्री सिल्क रूट भी कहा जाता था, क्योंकि इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही होती थी। औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। वियतनाम पर फ्रांसीसियों का कब्जा 1858 में शुरू हुआ और 1885 में पूरा हुआ। फ्रांस चीन युद्ध के बाद टोंकिन और अनाम पर भी फ्रांस ने कब्जा कर लिया और 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ। फ्रांसीसी आर्थिक दोहन और सैन्य वर्चस्व स्थापित करने में लग गए। साथ ही उन्होंने वियतनामी संस्कृति को तहस-नहस या नया आकार प्रदान करने के भी प्रयास किए। जल्दी ही वियतनामियों को ये बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथ वे क्या-क्या गंवा चुके हैं और धीरे-धीरे वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेश के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिरोध विकसित हुआ। फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों थी? आर्थिक प्रयोजनों के लिए उपनिवेश बनाना जरूरी माना जाता था। दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाजों तक सभ्यता की रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मैकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाकर नहरें बनाईं। 1930 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था। क्या उपनिवेशों का विकास करना जरूरी है? ये सार्वभौमिक रूप से मान लिया गया था कि उपनिवेश स्वामी राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए हैं। प्रख्यात लेखक और नीति निर्माता पॉल बर्नार्ड का मानना था कि उपनिवेश के निवासियों की क्रय क्षमता को बढ़ाने हेतु उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की जानी। औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। वियतनाम के फ्रांस द्वारा आर्थिक शोषण के पीछे सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था। फ्रांसीसी स्थानीय लोगों पर अपने आधुनिक विचार, उनकी संस्कृतियों,
धर्मों व परंपराओं को नष्ट कर थोप रहे थे। वे मानते थे कि एशियाई और अफ्रीकी लोगों को सभ्य बनाना उनका दायित्व है। आधुनिक सोच, शिक्षा की भाषा। फ्रांसीसियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए फ्रेंच भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। वियतनाम में कुछ लोग शिक्षा की परंपरागत चीनी प्रणाली के पक्षधर थे, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि फ्रांसीसी भाषा सीखने से वियतनाम के लोग फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो जाएंगे। फ्रांसीसियों ने वियतनामी विद्यार्थियों को जानबूझकर अयोग्य करार दिया ताकि वे अच्छी नौकरियां प्राप्त ना कर सकें। आधुनिक दिखने की चाह। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया था, जिसने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी शैलियों को अपनाने पर बल दिया। इसने छोटे छोटे बाल रखने पर जोर दिया। लंबे बाल रखने वाले वियतनामियों के लिए वो अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। स्कूलों में विरोध के स्वर। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने फ्रांसीसियों द्वारा निर्धारित पुस्तकों और पाठ्यक्रमों का अनुसरण नहीं किया। शिक्षक किताबों में लिखी बातों को बदल कर पढ़ाते थे और जो उनमें छपा होता था उसकी आलोचना करते थे। वियतनामी विद्यार्थियों को उच्च दर्जे की नौकरियां हासिल करने से अयोग्य ठहराने वाले फ्रांसीसी औपनिवेशिक नीति का प्रतिवाद किया। विद्यार्थियों के इस प्रतिवाद को फ्रांसीसियों के साथ साथ अभिजात्य वर्ग ने भी इसे अपनी हैसियत के लिए खतरा माना। 1920 के आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। उन्होंने यंग अन्नान जैसी पार्टियां बना ली थीं और वे अन्ना नीज स्टूडेंट, अन्नान के विद्यार्थी ऐसी पत्रिकाएं निकालने लगे। साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध। वियतनामी जनता फ्रांसीसियों के विरुद्ध सिर्फ शिक्षण संस्थानों में ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे क्षेत्रों में नाना प्रकार से अपने गुस्से को अभिव्यक्त कर रही थी। हनोई पर प्लेग का हमला। स्वास्थ्य और साफ सफाई संबंधी अपनी हट को लेकर फ्रांसीसी वियतनाम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। उन्होंने हनोई का पुनर्निर्माण करने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में सामने आ रहे नवीनतम विचारों और आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता का इस्तेमाल किया। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से में खूबसूरत और चौड़ी सड़कें थीं तथा निकासी का भी बढ़िया इंतजाम था। पुराने शहर का सारा कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाता था। भारी बरसात या बाढ़ के समय तो सारी गंदगी सड़कों पर ही तैरने लगती थी। शहर के आधुनिक भाग या व्हाइट टाउन के विशाल सीवर चूहों के पनपने के लिए आदर्श स्थान साबित हुए। चूहे शहर के विभिन्न हिस्सों में बेखटके घूमते थे और पाइपों के रास्ते फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में घुसने लगे। इस तरह आधुनिकता का प्रतीक फ्रांसीसी शहर हनोई प्लेग की बीमारी का कारण बना। चूहों की पकड़ धकड़। फ्रांसीसियों ने चूहों को पकड़ने के लिए स्थानीय वियतनामियों को काम पर रखा। उन्हें हर चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। प्रतिदिन 20,000 चूहे पकड़े जाने के बावजूद चूहे खत्म होने का नाम ही ना लेते थे। जो लोग सीवरों की गंदगी में घुसकर काम करते थे, उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो बेहतर मेहनतानी के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। मजदूरों को पैसा तब मिलता था जब वे सबूत के तौर पर
चूहे की पूंछ लाकर दिखाते थे। लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए चूहे को पकड़कर उसकी पूंछ तो काट लेते थे, पर चूहे को जिंदा छोड़ देते थे, ताकि कुछ समय बाद चूहे की पूंछ दोबारा निकल आए और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। ये तरीका प्लेग की बीमारी फैलने को रोक पाने में कारगर साबित न हुआ। आखिरकार फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले पैसे देने की योजना ही बंद कर दी। धर्म और उपनिवेशवाद विरोध। फ्रांसीसियों ने वियतनाम में ईसाई धर्म प्रचलित किया और वियतनामियों के धार्मिक विश्वास चीनी धर्म अर्थात कन्फ्यूशियसवाद को चुनौती दी। 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट, विद्वानों का विद्रोह, फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ इंपीरियल कोर्ट में अधिकारियों द्वारा किया गया विद्रोह था। फ्रांस विरोधी आंदोलन का समर्थन उस समय के धार्मिक समूह हुइन फू सो ने किया था, जिसे होआ हाओ द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि फ्रांसीसियों ने इस आंदोलन को सफलतापूर्वक कुचला था, लेकिन इसने वियतनामी लोगों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को प्रेरित किया। आधुनिकीकरण की संकल्पना। समाज के विभिन्न वर्गों ने साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं साझा कीं। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना था कि फ्रांसीसियों का मुकाबला करने के लिए वियतनामी परंपराओं को मजबूत करना जरूरी है। वहीं कई बुद्धिजीवियों का विचार था कि उनके वर्चस्व का विरोध करते हुए भी वियतनाम को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना होगा। फान बोई चाउ 1867 से 1940 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई नामक पार्टी का गठन किया और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विरोध किया। राजकुमार कुआंग दे इस पार्टी के मुखिया थे। राष्ट्रवादी फान चू त्रिन्ह 1871 से 1926 ने राजशाही या राजतंत्र का विरोध करते हुए एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा। आधुनिक बनने के अन्य तरीके। जापान और चीन। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में काफी वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए थे। उनमें से बहुतों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकाल बाहर किया जाए, कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए और फ्रांसीसियों द्वारा अपमानित करके गद्दी से हटा दिए गए कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद। 1930 के दशक में आई महामंदी ने वियतनाम में गहरे संकट, ग्रामीण कर्ज और बगावत को जन्म दिया। फ्रांसीसियों ने इन बगावतों को सख्ती से कुचल डाला। फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादियों के अलग-थलग समूहों और गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। 1940 में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए वियतनाम पर कब्जा कर लिया। ऐसे में अब राष्ट्रवादियों को फ्रांसीसियों के साथ साथ जापानियों से भी लोहा लेना था। वियत मिन्ह के नाम से जानी गई लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, वियतनाम स्वतंत्रता लीग ने सितंबर 1945 में जापानी कब्जे से हनोई को आजाद करा लिया। इसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और हो ची मिन्ह को उसका अध्यक्ष चुना गया।
नया वियतनाम गणराज्य। फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में फ्रांसीसी हमले को देखते हुए वियतनामी सेना को पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी, लेकिन 8 साल तक चली लड़ाई के बाद आखिरकार 1954 में उसने हनोई को पुनः अधिकार में ले लिया। फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जेनेवा में चली शांति वार्ताओं में वियतनामियों को देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उत्तरी भाग में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ और दक्षिणी भाग में बाओ डाई की सत्ता बनी रही। नगो दिन दिएम के नेतृत्व में हुए तख्ता पलट में बाओ डाई को गद्दी से हटा दिया गया। नगो दिन दिएम कम्युनिस्ट विरोधी, निरंकुश और दमनकारी था। उसने एक फ्रांसीसी कानून अध्यादेश 10 को भी नहीं हटाया, जिसमें ईसाई धर्म को मान्यता दी गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। अमेरिका हो ची मिन्ह और एनएलएफ गठबंधन को खतरा मानता था। उसे भय था कि कहीं हो ची मिन्ह की जीत के बाद इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित न हो जाएं। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका 1965 में अपनी सेना लेकर कूद पड़ा। चौतरफा हमलों और रासायनिक हथियारों के बेतहाशा इस्तेमाल से असंख्य गांव नष्ट हो गए और विशाल जंगल तहस नहस कर दिए गए। अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक साधन और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद वो वियतनामी सेना की युद्ध नीति के सामने नहीं टिक सका। युद्ध के कारण दुनिया का मत अमेरिकी नीति निर्माताओं के विरुद्ध हो गया। यहां तक कि अमेरिका में भी बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे कि उसने देश की फौजों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता है। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग के जरिए वियतनामी सेना को उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व रसद भेजी जाती थी। ये मार्ग युद्ध के लिए वियतनामी सैनिकों और युद्ध सामग्रियों के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले फुटपाथों और सड़कों का एक विशाल नेटवर्क हुआ करता था। इस मार्ग का ज्यादातर हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। उसके कई सिरे दक्षिणी वियतनाम में पहुंच जाते थे। इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। ज्यादातर माल ढुलाई औरतों द्वारा होती थी। इस मार्ग पर देश के युवा वॉलंटियरों ने 2195 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सड़कों पर लगातार पहरा दिया और 2500 ठिकानों की हिफाजत की। अमेरिकी टुकड़ियों ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए इस मार्ग पर कई बार बम बरसाए, लेकिन वे इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाए क्योंकि वहां के लोग हर हमले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कर लेते थे। वियतनाम की आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता की मिसाल हो ची चिन्ह मार्ग की मदद से अपने राष्ट्र और उसके नायक। विद्रोही औरतें। पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले वियतनाम में औरतों को ज्यादा बराबरी वाला दर्जा मिलता था, लेकिन अपने भविष्य संबंधी निर्णय लेने में उनकी नहीं चलती थी। सार्वजनिक जीवन में
उनका कोई खास दखल नहीं होता था। राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ साथ स्त्रीत्व की एक नई छवि उभरने लगी। साहित्यकार और राजनीतिक विचारक स्थापित सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध आवाज उठाने वाली महिलाओं को आदर्श के रूप में पेश करने लगे। टूटती परंपरा ने वियतनामी समाज में नई सोच रखने वाली महिलाओं का आगाज किया। गुजरे जमाने के नायक। लोगों को प्रेरित करने के लिए साहित्यकार और राजनीतिक विचारकों द्वारा पुराने जमाने की विद्रोही औरतों का महिमा मंडन किया जाने लगा। 1913 में राष्ट्रवादी नेता फान बोई चाउ ने 39 से 43 ईस्वी में चीनी कब्जे के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली ट्रंग बहनों के जीवन पर एक नाटक लिखा। फान के नाटक के बाद से उनका और भी गुणगान किया जाने लगा। वे चित्रकारी, नाटकों और उपन्यासों का विषय बन गईं। वे वियतनामियों की अपराजय शक्ति और गहन देशभक्ति का प्रतीक थीं। ट्रंग बहनों ने 30,000 सैनिकों की फौज जुटा ली थी और उन्होंने चीनियों का 2 साल तक मुकाबला किया था। जब अंत में उन्हें अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी, तो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अन्य विद्रोही महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण त्रियू अयू हैं। वो बचपन में ही अनाथ हो गई थीं और अपने भाई के साथ रहीं। बड़ी होने पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बड़ी सेना बनाने जंगलों में चली गईं। वहां रहकर उन्होंने चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। जब उनकी सेना हार गई तो उन्होंने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी। वो अब भी वियतनाम की प्रेरणा हैं। योद्धा औरतें। 1960 के दशक में महिलाओं को योद्धा औरतों के रूप में माना जाने लगा। पत्र पत्रिकाओं में उन्हें समर्पित योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता था। एक महिला योद्धा नगु येन थी शुआन के बारे में बताया जाता है कि उसके पास केवल 20 गोलियां थीं, लेकिन इन्हीं के सहारे उसने एक जेट विमान को मार गिराया था। महिलाओं को सिर्फ योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि कामगारों के रूप में भी पेश किया जा रहा था। बहुत सारी तस्वीरों में उनके एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में हथौड़ा लिए दिखाया जाता था। जब बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने लगे, तो औरतों से ज्यादा तादाद में सेना में भर्ती होने का आह्वान किया गया। उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाईं, 10,000 बमों को बर्बाद किया, हजारों किलो माल ढोया, हथियार व गोला बारूदों की सप्लाई जारी रखी और 15 जहाजों को मार गिराया था। 1965 से 1975 के बीच मार्ग पर काम करने वाले युवाओं में से 70 से 80% महिलाएं थीं। शांति के समय औरतें। 70 के दशक आते आते युद्ध समाप्त करने हेतु शांति प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। महिलाओं को ज्यादातर कृषि कोऑपरेटिवों, कारखानों और उत्पादन इकाइयों में काम करते हुए दर्शाया जाने लगा। युद्ध की समाप्ति। युद्ध के लंबे खिंचते जाने से दुनिया भर में और अमेरिका में भी लोग सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। अमेरिका ना तो वियतनामियों के प्रतिरोध को कुचल पाया था और न ही अमेरिकी कार्रवाई के लिए वियतनामी जनता का समर्थन प्राप्त कर पाया। जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते के साथ युद्ध समाप्त हुआ।
इस समझौते से अमेरिका के साथ चला आ रहा टकराव तो समाप्त हुआ, लेकिन साइगॉन शासन और एनएलएफ के बीच टकराव जारी रहा। 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने साइगॉन में राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वियतनाम पर फ्रांसीसियों का कब्जा 1858 में शुरू हुआ और 1885 में पूरा हो गया था। फ्रांस चीन युद्ध के बाद टोंकिन और अनाम पर भी कब्जा कर लेने के बाद 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ। दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों की भांति फ्रांसीसियों को भी लगता था कि एशिया के पिछड़े लोगों तक सभ्यता की रोशनी पहुंचाना उनका दायित्व है। ये सार्वभौमिक रूप से मान लिया गया था कि उपनिवेश स्वामी राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। शब्द उदारतावाद लैटिन के लिबेर शब्द से उत्पन्न का अर्थ है आजादी। फ्रांसीसी स्थानीय लोगों पर अपने आधुनिक विचार, उनकी संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को नष्ट कर थोप रहे थे। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने फ्रांसीसियों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुसरण नहीं किया। शिक्षक किताबों में लिखी बातों को बदल कर पढ़ाते थे और जो उनमें छपा होता था उसकी आलोचना करते थे। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के विरुद्ध छात्रों का संघर्ष फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरोध और वियतनामी स्वतंत्रता के हक में चलने वाले व्यापक संघर्ष का हिस्सा बन गया था। विशाल सीवर पाइप से लैस आधुनिकता का प्रतीक फ्रांसीसी शहर हनोई प्लेग की बीमारी का कारण बना। इंपीरियल कोर्ट के अधिकारियों द्वारा 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट यानी विद्वानों का विद्रोह फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ आंदोलन था। राष्ट्रवादी फान बोई चाऊ 1867 से 1940 और फान चू त्रिन्ह 1871 से 1926 दोनों ने अपनी पृथक विचारधाराओं के माध्यम से फ्रांसीसी शासन का प्रतिरोध किया। 20वीं सदी के पहले दशक में कई वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए थे। उनमें से बहुतों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकाल बाहर किया जाए, कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए और नगुयेन